भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी हाँ, जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारे मन में ऐसे ही श्लोक जो है आते हैं, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ यह है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो कुछ डिपेंड है वो आपके कर्म पर है। जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से परिणाम होगा। लेकिन इसमें एक ड्यूटी कर्म की बात की गई है। वह कर्म है भारतीय सेना के लिए बहुत ही फिट बैठती है बात, जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो सेना है वह बिना किसी फल के, बिना किसी इच्छा के, केवल अपने ड्यूटी को, अपने कर्म को सर्वोपरि मानती है। कुछ भी हो जाए, कितनी विकट परिस्थिति हो, वह परिणाम को या परिणाम का आकलन किए बिना केवल अपने कर्म को आगे बढ़ाती है। आज हम उसी भारतीय सेना के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो याद रखिएगा बच्चों, इस सेशन में हम लोग भारतीय सेना के विकास पे जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर भारतीय सेना के विकास की बात करूं तो बोला जाता है कि भारतीय सेना का इतिहास, संरचना और विकास जो है ना, ये इसकी अतीत में छिपा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो वो हमारे इतिहास के पन्नों को पलटने पर भी कहीं ना कहीं उसका आधार हमें देखने को मिलता है। इसी आधार पे आज हम सफर शुरू करेंगे इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान में पूरा भारतीय सेना का एक क्रमिक विकास जो है आज मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। जी, तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले बोला जाता है कि समय के साथ भारतीय सेना एक सशक्त आधुनिक सैन्य बल के रूप में उभरी है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम ब्रिटिश राज से पहले की बात करूं या फिर मैं प्राचीन और मध्यकालीन की बात करूं तो हमारे यहां प्राचीन काल में जो सेनाएं होती थी वो राजाओं की सेना होती थी, जिनमें हाथी होते थे, घुड़सवार होते थे, रथ होते थे, ठीक है, पैदल सेना होती थी। अगर मौर्य काल की बात करूं तो हमें कई जगह पे आपको ऐसे आपको डेटा मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है कि करीब 6 लाख सैनिकों की जो है विशाल सेना हमें देखने को मिलती थी जब मौर्यकाल चंद्रगुप्त मौर्य की बात है। कई विदेशी राइटर्स ने तो लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को जो है, ठीक है, राउंड डाला, मतलब पूरे भारत में जो है अपना शासन स्थापित किया। तो सेना का महत्व तब से शुरू हुआ जब हमारे यहां पे भूमि का महत्व शुरू हुआ, और भूमि का महत्व तब से शुरू हुआ जब हमारे यहां पे कृषि आई। तो चाहे जो कहिए, बिना कृषि क्रांति के ऐसा कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, चाहे हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जी हाँ, हम सभी को मालूम है, क्योंकि स्थायी सेना इसलिए नहीं थी क्योंकि ना तो आपको आवश्यकता है, क्लियर है, क्योंकि भाई आपका जो समाज है उस समाज में आपको किसी राजा से इतने बड़े युद्ध लड़ने नहीं है। लेकिन जैसे जैसे, ठीक है, कृषि का विकास हुआ, भूमि महत्वपूर्ण हो गई, और जिसके पास जितनी ज्यादा भूमि होगी वह सबसे शक्तिशाली होगा। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो मगध के प्रथम हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार, जिन्होंने स्थापना की थी उस वंश की, उन्होंने स्थायी सेना रखी। तो सबसे पहले स्थायी सेना रखने का श्रेय जो है बिंबिसार को जाता है। वो अलग बात है, कुछ किताबों में अजातशत्रु का नाम आता है, क्योंकि अजातशत्रु ने बेसिक, अगर हम देखेंगे तो बेशक अगर कह सकते हैं तो 2 रथ मूसल और महाशिला कंटिका नाम के हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने सेना का प्रयोग जो है बहुत बड़े स्तर पे किया, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी माना तो जाता है कि बिंबिसार ने प्रथम स्थायी सेना रखी थी। फिर मौर्य का काल आता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से पूरे भारतवर्ष पर अगर आप देखेंगे तो एक अधिकार किया। बोला जाता है कि अशोक के समय भारत के प्रमुख क्षेत्र पर जितना साम्राज्य अशोक का था उतना तो ना तो कभी ब्रिटिश का हुआ ना किसी का हुआ। तो अखंड भारत की जो कल्पना है वो सेना के द्वारा ही शुरुआत हुई थी और सेना के द्वारा ही स्थापित की गई थी, जो उस समय मौर्य सेना थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब मुगल काल आया
तो मुगल काल में आपको मालूम है कि 1526 का एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध है पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पूछा गया कारण क्या था, तो कारण था तोप। जी हां, तो इसी सेना में आगे चल के तोप, गोले बारूद जो है, इनका प्रयोग जो है बड़े स्तर पे हुआ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि बाबर ने सबसे पहले गोले बारूद का प्रयोग किया, क्योंकि उसके पहले दक्षिण भारत में किया जा चुका था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, बहमनी साम्राज्य में बाबर के पहले प्रयोग हो चुका था, लेकिन बाबर ने उत्तर भारत में एक बड़े स्तर पे इसको इंट्रोड्यूस किया था और गोले बारूद और तोप खाने को एक पहचान दी थी, जो सेना का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। जी हां, और मुगल काल में सेना की ताकत जो थी वह इनके तोपखाने हुआ करते थे। चाहे हमें याद हो कि जब हुमायूं के ऊपर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, और जब वो आपके बिहार अगर आप देखेंगे तो बिहार में जब गंगा नदी और कर्मनासा जो आपने देखा होगा, ठीक है, वहीं पे जब सेना विश्राम कर रही थी चौसा के पास में, ठीक है, और जब बाढ़ आया और बाढ़ में पूरे जो उनके टेंट थे सब और जो तोपें थी सब भीग गई, और जब बारिश भी शुरू हुई और उसके बाद लगा कि अब तोप काम नहीं करेंगे, इसी का फायदा उठा के शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। इसलिए मुगल काल का जो एक सेना का जो अहम हिस्सा था उसमें तोप वगैरह जो है गोले बारूद को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी प्रकार से फिर इसका विकास आगे होता है। बोला जाता है कि ब्रिटिश शासन में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था बेटा, ठीक है, कौन सा युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में हम लोग मानते हैं कि ब्रिटिश ने पहली बार जो है, ठीक है, अपने सैन्य प्रभाव की शुरुआत की थी, पहली बार सैन्य प्रभाव की शुरुआत। उसके बाद 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है, जहां पे भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सेना का पुनर्गठन किया। जी हां, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है इनके द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक जो कि अंदर से किसान थे, जिनके शरीर पर जो वर्दी थी मात्र क्या था, एक कपड़ा था, जो लड़ रहा था वो किसान था, जो दिख रहा था वो सैनिक था। इसी प्रकार से ये सैनिक जो हैं क्रांति में भारत की तरफ से, भारतीयों की तरफ से भारतीयता के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक युद्ध करते हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जिसे हम 1857 की क्रांति और बीडी सावरकर के शब्दों में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नाम देते हैं। जी हाँ, तो ये क्रांति के बाद में अंग्रेज जो थे वो समझ गए कि जो है भाई, जो सेना है वही तो हमारा आधार है, अगर सेना अभी विद्रोह कर सकती तो भविष्य में भी कर सकती है। तो सैनिक पुनर्गठन किए गए, जाति क्षेत्र के आधार पर सेना बना दी गई, ये रेजिमेंट वो रेजिमेंट, कहीं राजपूत रेजिमेंट हो गया, कहीं गोरखा हो गया, सबको अलग अलग कर दिया गया। बोला गया तुम्हारे अंदर देश की पहचान ना है, क्योंकि एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या चारों एक ही साथ रहेंगे तो एक देश बनाएंगे, एक राष्ट्रवाद की भावना होगी। और अगर राजपूतों को अलग कर दो, क्षत्रियों को अलग कर दो, हिंदू को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो, सिख को अलग कर दो, तो यह अपनी सोचेंगे, राष्ट्र का नहीं सोचेंगे। इस तरह से चालाकी की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अलग अलग रेशियो में भारतीय सैनिकों के बीच में यूरोपीय सैनिकों जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई थी, ताकि भविष्य में या निकट भविष्य में ऐसी क्रांति दोबारा देखने को न मिले। जी हां, उसके बाद देखेंगे 1861 में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में केवल सहायक भूमिकाओं में सीमित कर दिया गया। जी हां, केवल सहायक कर दिया गया। बोला आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे, आप बस हेल्प करोगे, आप बस ऑर्डर फॉलो करोगे। आप क्या करोगे, आप ऑर्डर फॉलो करोगे, आप केवल आदेश मानोगे। आगे देखेंगे, उसके बाद बोला जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उस समय भी भारतीय सेना ने जो है अपने कहीं ना कहीं अपने शौर्य को, ठीक है, पूरे अगर आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इसका प्रचार प्रसार भी आपको देखने को मिलेगा, उनके शौर्य और संघर्ष को भी देखने को मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। भारतीय सेना ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली में 13 लाख से अधिक सैनिक भारत से गए थे। याद है, ये वो समय था जब महात्मा गांधी खुद ही जाते थे घर घर और कहते थे कि भैया अंग्रेजों की मदद कर दो, हमें 1919 विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कुछ अच्छा करेंगे। गांधी जी ने जब देखा अच्छा हुआ नहीं, तो गांधी जी सहयोग से असहयोगी हो गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच में 13 लाख भारतीय सैनिक जो थे वो विश्व युद्ध में, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, फ्रांस से लेकर गैलीपोली, मेसोपोटामिया, पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, बहादुरी से जो है, जाबाजी से लड़ते हैं। लगभग 74,000 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। विश्व युद्ध
दूसरों का युद्ध, दूसरों का क्षेत्र, लेकिन भारतीय सैनिक जो हैं 74,000 सैनिक जो हैं वह वीर गति को, शहादत को प्राप्त होते हैं इस विश्व युद्ध में। एक ह्यूज नंबर है। फिर अगर आप देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बाद। इसमें भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर विभिन्न मोर्चों पर युद्ध किया। बोला जाता है कि भारत की सैन्य शक्ति को 200 इन्फेंट्री बटालियन और 2.5 लाख सैनिकों तक बढ़ाया गया था। मतलब ब्रिटिश काल में ही भारतीय सैन्य शक्ति जो है वह करीब 200 बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन, 2.5 लाख जो है, 2.5 लाख की जो है संख्या वहां तक बढ़ा दिया गया था। यह सफर जो हमने शुरू किया है भारतीय सैनिकों के बारे में पढ़ने का और सेना के विकास का, तो बेटा इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे समय के साथ जब बदलाव हुआ, जैसे आधुनिकता आई, जैसे हमारे लिए स्पेस और साइबर सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो गई, वैसे भारतीय सैनिकों के कार्य करने का जो एक, अगर आप देखेंगे, पहलू था, जो कार्य करने का उनका एक अपना आयाम था, उसमें भी परिवर्तन हुआ। वो उस जगह भी जाएंगे जहां उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसी क्रम में आगे हम देखने वाले हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के बाद का पुनर्गठन 1947 में भारत आजाद हुआ, विभाजन हुआ और पहला युद्ध 1947-48 में ही हो गया। भारत की सेना का भी विभाजन हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है देश अलग होंगे तो सेना भी अलग होगी। 2 लाख सैनिकों का हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। कश्मीर विवाद पर भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध होता है, ठीक है, जो कि कश्मीर को लेकर हुआ। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ और सीमा विवाद के कारण यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। हार के बाद सेना में आधुनिकीकरण और रणनीतिक सुधार की आवश्यकता को पहचाना गया। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में दिया था। क्यों 65 में दिया? पाकिस्तान के युद्ध में, क्योंकि 1962 में जो चीन का युद्ध था इसमें हम क्यों हारे? क्योंकि हमारे यहां पे आधुनिकीकरण नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ठीक है, इंडियन आर्मी मॉडर्नाइज नहीं थी। और चीन के आक्रमण के बाद में अगर हम हारे तो उसके पीछे कारण यही था क्योंकि हम मॉडर्न नहीं थे। उसके बाद फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। यह युद्ध पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर योजना के कारण हुआ। भारतीय सेना ने कश्मीर क्षेत्र में निर्णायक जीत हासिल की। बोला जाता है कि बड़ी, अगर आप देखेंगे तो बहादुरी के साथ सेना लड़ी, क्योंकि यह युद्ध भी भारत हार सकता था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान का नारा दिया और जय किसान का नारा दिया, जय किसान का यहां पे अगर देखेंगे तो उल्लेख करना सही नहीं होगा क्योंकि किसानों की बात है, हम आज सेना की बात कर रहे हैं। तो जय जवान का बस यही मतलब था आधुनिकीकरण, ठीक है। हाँ, सैनिकों के हौसलों, सैनिकों के अगर आप देखेंगे तो जो एक उनका जो अपना एक हौसला था उसको बढ़ाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा और सैनिकों ने मन लगाकर जाबाजी से यह युद्ध लड़ा और जिस युद्ध को हार में बदल सकता था वो युद्ध उसे जीत में बदल दिया। यही तो संघर्ष की कहानी है। इसीलिए भारतीय सेना जो है पूरे विश्व में जो है सबसे प्रसिद्ध है। कई विश्व के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बोला जा चुका कि अगर मेरे पास भारतीय सेना हो जाए तो मैं तो पूरे विश्व पे अधिकार कर लूं। जी हाँ, ऐसे भी शब्द जो है, ऐसे स्टेटमेंट जो है विश्व के अलग अलग देश के राष्ट्रपति नेताओं के द्वारा जो है समय समय पे दिए गए। आगे की ओर बढ़ेंगे तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कब बेटा? 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप सभी को मालूम है कि 1971 में बांग्लादेश में जो समस्याएं थी उसके समाधान के लिए भारत गया और बच्चों केवल समाधान ही नहीं, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बोला जाता है कि यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य विजय माना जाता है, जहां पे 93,000 जो हैं पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। अभी भी लोग, मेरे पिताजी वगैरह और बाकी लोग बताते हैं, या गांव के और भी लोग मेरे बताते हैं कि भाई जब ट्रेन जब आती थी तो लोग भर भर कर आते थे। बांग्लादेश से उन्हें लाया जाता था दिल्ली की ओर और बड़ी मात्रा में ट्रेन में वो भरे रहते थे। आगे देखेंगे बच्चों तो 1971 के बाद में 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध में
जो आतंकवादी थे, कह सकते हैं, पहले तो मैं उनको आतंकवादी कहना चाहूंगा, ठीक है, या बाद में हम कहें तो जो सेना थी, ठीक है, वो जो ऊपर जो छिप रखी थी कारगिल में, ठीक है, ऊंचाइयों पे ऑपरेशन विजय का प्रयोग किया गया और ऑपरेशन विजय के द्वारा कारगिल की ऊंचाइयों में जो दुश्मन था उसे हमने खदेड़ दिया, केवल भारतीय सेना की वजह से। यह भी रणनीतिक और सामरिक क्षमताओं का परिणाम था। यह बताता है कि अगर तुम आकाश पाताल, ठीक है, में कहीं भी चले जाओ, धरती तो छोड़ो, तुम अगर आकाश पाताल भी चले जाओ तो हमारी रणनीति इतनी जबरदस्त है, हम तुम्हें पराजित करेंगे। ऊंचाई पर एक सेना बैठी है, गोले बारूद हैं, फिर भी सेना ने जाबाजी से जो है उन दुश्मनों को, जो है दुश्मन ऊंचाइयों पे था, उनको खदेड़ कर भगा दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। वह रणनीति और सामरिक महत्व को दर्शाता है। कारगिल की जीत ने भारतीय सेना जो है उसके परचम को पूरे विश्व में लहराया। संगठनात्मक और संरचनात्मक सुधार की बात करते हैं। बोला जाता है कि भारतीय सेना को 7 कमानों में विभाजित किया गया। उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और प्रशिक्षण कमान। और 3 बल थे, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। और इसी में अगर आप देखेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के नेतृत्व में इन तीनों को रखा गया। मतलब अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के नेतृत्व में यह थल, वायु और नौसेना जो है इसको समन्वित किया गया और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आए। जी हाँ, ये वो बैटल ग्रुप से बोला जाता है कि यह सुधार सेना को और तेज और लचीली कार्रवाई के लिए सक्षम बनाएगा। अगर कभी कहीं अटैक होता है, दुश्मन अटैक करता है, तो तुरंत त्वरित कार्रवाई के लिए, मतलब दे ऑलवेज रेडी, ठीक है, दे ऑलवेज रेडी, ये हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है, युद्ध में अपनी अगर देखेंगे तो कार्रवाई या त्वरित जवाब देने के लिए यह तैयार रहते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है ये आया। देख रहे हैं आप समय के साथ परिवर्तन। अगर लगा कि आगे चल के दुश्मन या आतंकवादी या दूसरी गतिविधियां जो है हो सकती हैं और उन्हें हमें त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई तैयारी का समय नहीं होगा, उसके लिए पहले से ही आईबीजी जो है इसको तैयार किया गया, जो कि इमीडिएट एक्शन जो है ले सके। फिर हम सभी को मालूम है कि बात आती है अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा की। अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के अंतर्गत ही नई एजेंसियां स्थापित की गई, जो अब अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी और साइबर कमांड जो है ये डेवलप किया गया, ताकि अंतरिक्ष के साथ साथ साइबर सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं वो महत्व दिया जाए, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और सेना के कार्य भी बढ़ रहे थे। आगे देखेंगे बच्चों सेना के संगठन के बारे में। तो भारत में जो थल सेना है इसमें लगभग 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें 14 कोर और 7 कमानें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद वायु सेना में 1.5 लाख कर्मी हैं, 1700 से अधिक विमान है, अत्याधुनिक राफेल, सुखोई, MKI और आपका वो तेजस, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर जी। आगे की ओर बढ़े तो नौसेना की बात करें तो नौसेना में भारत में करीब 67,000 कर्मी हैं, और जिनमें से विमान वाहक पोत जो INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत है, यह भी आपको देखने को मिलेगा, जो हमारी नौसेना को और मजबूत करता है। ठीक है जी हाँ सॉरी, आगे बढ़ेंगे। तकनीकी उन्नति, मिसाइल कार्यक्रम। अब देखेंगे भारत में केवल सेना बल, सैनिक बल, सेना के पास हथियार ही नहीं, बल्कि हमने अपनी तकनीकी में भी बहुत जो है, ठीक है, अहम रोल जो है कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने प्ले किया। DRDO आपको नाम मालूम होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो है बहुत सारे विकास किए गए, जिनमें आप देखेंगे अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, सौर्य जैसी मिसाइलें हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका विकास 1998 में पोखरण सेकंड के द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत जो है एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आया। डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक जो है इसका समावेश हुआ, और हमारे डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा जो है इसको कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए हमने AI और ड्रोन तकनीक जो है सेना में शामिल किया। शांति मिशन और आपदा प्रबंधन की बात करूं तो हम सभी को मालूम है बेटा कि अब तक संयुक्त राष्ट्र के जो शांति अभियान है उनमें 50 से अधिक मिशन में भारतीय सेना ने भाग लिया है। और मैं आपदा प्रबंधन की बात करूं तो चाहे 2004 की सुनामी हो, चाहे केदारनाथ का बाढ़ हो, और एक पॉइंट में और याद मतलब यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वायनाड। याद है ना बेटा, अभी
वायनाड में जो ठीक है भूस्खलन हुआ और जो तबाही आई, वहां पे भी रातों रात पुल का निर्माण करने वाले कौन थे? भारतीय सेना थे। ये हमें आत्मविश्वास भी देती है। ये बात केवल भारतीय, ये लेक्चर केवल भारतीय सेना पे नहीं है। इस लेक्चर से एक और सीख मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन, अगर हम चाह लें, अगर हम ठान लें, तो हम हल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से यूपीएससी की तैयारी में कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम ठान लें, अगर हम चाह लें, निरंतर प्रयास करें, तो सफलता जो है वह हमें जरूर प्राप्त होगी। जी आगे देखेंगे बच्चों, महिला सशक्तिकरण। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा दिया गया। 2020 में महिलाओं को स्थायी कमीशन और 2021 में एनडीए में प्रवेश का अवसर दिया गया। महिला सैनिकों को अब लड़ाकू भूमिकाओं में भी शामिल किया जा रहा है। अगर मैं लड़ाकू भूमिका की बात करूं तो अब उसमें आपको महिलाएं जो हैं वह देखने को मिलेंगी। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन की बात करूं तो स्वदेशी रक्षा उपकरण जो है उनके उत्पादन को बढ़ावा मिला, जैसे अर्जुन टैंक, तेजस, आईएनएस विक्रांत। निजी क्षेत्र और डीआरडीओ के सहयोग से रक्षा निर्यात बढ़ा। हम सभी को मालूम है कि नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग। जी हाँ, पहले तो हम इंपोर्ट पे डिपेंड थे, अब तो हम कई चीजें बनाकर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने वियतनाम को दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन है उसमें एक अहम सुधार देखने को मिलता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना का विकास भारत के इतिहास, सामाजिक संरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। यह न केवल एक सैन्य शक्ति है बल्कि मानवीय सहायता, शांति स्थापना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। आज भारतीय सेना आधुनिक तकनीक, अद्वितीय रणनीति, अदम्य साहस के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हो गया बेटा आपका जीएस पेपर, ठीक है, थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी का एक आंसर भी, ठीक है, भारतीय सेना के ऊपर। तो आप चाहें तो इसके आंसर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और एक एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग चैट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण और भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020 में भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया। 2021 में महिलाओं को एनडीए में प्रवेश का अधिकार मिला। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, जी हाँ, बताएं कौन सा कथन सही है। इसका उत्तर जो है आप जरूर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा कि किसके उत्तर जो है करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले फिर एक सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।